हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शची। वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 के टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम पार्ट 2 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑफर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है और ऑफर प्रिंसिपल जो है ये बेस्ड है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। इनमें से पहला पॉइंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा पॉइंट है हुक्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और तीसरा पॉइंट है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसा कि हमने देखा कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग गवर्न होती है ऑफर प्रिंसिपल से और ऑफर प्रिंसिपल इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बेस्ड है। ये पॉइंट्स हैं हुक्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा पॉइंट है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्बिटल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्बिटल में जितने चाहें उतने इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर एक रेस्ट्रिक्शन है और यही रेस्ट्रिक्शन हमें पता चलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से। स्टूडेंट्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने 1926 में प्रपोज किया था। इन साइंटिस्ट का नाम है वोल्फगैंग पॉली। तो अब हम देखेंगे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। No two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. इस पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और समझाना चाहूंगी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मैं हीलियम एटम का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहूंगी। हम जानते हैं हीलियम का सिंबल होता है He और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 होता है मतलब हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑफर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी होती है 1s ऑर्बिटल की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे। हम इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा कि हमें पता है कि ये प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एल। एल जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू होती है n-1। तो यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी n-1, n की वैल्यू 1 है, 1-1 मतलब 0। और आपको ध्यान होगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रही हूँ सब शेल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शेल। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू है 1, L जो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू है 0। अब इसके बाद हम देखेंगे ml। स्टूडेंट, ml होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज डिपेंड करती हैं L पर और मैक्सिमम वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हो सकती हैं 2l+1 और ये वैल्यूज स्टार्ट कहाँ से होती हैं -l से लेकर के +l तक 0 से होती हुई जाती हैं। अब चूंकि यहाँ पर L ही 0 है तो ml की वैल्यू भी 0 होगी और आपको पता होगा कि ml हमें बताता है ऑर्बिटल्स। तो हमें पता चला कि हीलियम के केस में पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है और इस फर्स्ट शेल में केवल एक सब शेल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल S से। तो इस सब शेल का नाम हो गया 1s और ml बता रहा है ऑर्बिटल, तो हमें पता चल गया कि 1s सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल होती है। इनफैक्ट किसी भी s सब शेल में, चाहे वो 1s सब शेल हो या 2s सब शेल हो या 3s या 5s या 7s,
सभी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल केवल 1 होती हैं, तो हम कह सकते हैं s subshell has only 1 ऑर्बिटल। तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखी, ये थी 1। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 0। अब अगर हम देख लेते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, या अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्लस हाफ लिख रही हूँ, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन है। अब हम बात कर लेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हीलियम एटम। तो यहाँ पर आपको पता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में, तो इसके लिए भी n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब n अगर 1 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू अपने आप हो गई 0। अब तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, इसकी वैल्यू भी हो गई 0। तो हमने देखा कि हीलियम के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू सेम है, L की वैल्यू भी सेम है जो कि 0 है, Ml की वैल्यू भी सेम है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू हर हाल में डिफरेंट होगी। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा ये वैल्यू थी प्लस हाफ, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो गई माइनस हाफ। प्लस हाफ की जगह हम एरो इन द अपर डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें क्लियर है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं। अगर तीन क्वांटम नंबर सेम है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हर हाल में डिफरेंट होगी। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा, पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि no two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers। इसी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये तरीका है कि only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। तो दूसरा वे क्या हो गया कि किसी भी ऑर्बिटल में केवल दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट हो सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखा था, कि अगर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर जो कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, तो उनकी स्पिन हर हाल में डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हर हाल में डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होती है। हम खाली 1s की ही बात नहीं करें, 2s सबशेल में भी एक ही ऑर्बिटल होती है, 3s सबशेल में भी एक ही ऑर्बिटल होती है। तो कहने का हमारा मतलब है कि s सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि s सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 2, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें p सबशेल की, जैसा कि हम जानते हैं कि p सबशेल में होती हैं 3 ऑर्बिटल्स। तो अगर p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इन 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 3 ऑर्बिटल्स में हो गए 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता चला कि p सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 6 ओनली। इसी तरह से हम जानते हैं कि d सबशेल में होती हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो d सबशेल में अगर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो हो गए 10। तो हमने देखा कि पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमें पता चला कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें पता चला पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से कि किसी भी सबशेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं।
तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर हो सकते हैं। अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गई 1 स्क्वायर मतलब 1। सेकेंड शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गई 2 स्क्वायर मतलब 4। थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गई 3 स्क्वायर मतलब 9। तो अगर किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर हुई तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2n स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 2n square. I hope this point is very clear to you. अब इसके बाद हम देखेंगे Hund's rule of maximum multiplicity. स्टूडेंट्स, Hund's rule of maximum multiplicity गवर्न होता है उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए जो कि सेम सबशेल को बिलोंग करती हैं, और वो ऑर्बिटल्स जो सेम सबशेल को बिलोंग करती हैं उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज इक्वल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पी सबशेल की, आप सभी लोग जानते हैं कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं और इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और ये ऑर्बिटल्स कहलाती हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो Hund's rule of maximum multiplicity गवर्न करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है। तो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू Hund's rule of maximum multiplicity क्या होगा कि अगर हम किसी डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, डीजेनरेट से हमारा कहने का मतलब है अगर हम बात कर रहे हैं पी सबशेल की, तो हमें पता है कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अगर हम पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में इस तरह से फिल होगा कि ईच ऑर्बिटल गेट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, विथ पैरेलल स्पिन। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, वो अब इस तरह से आएगा कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट हो जाएगी और पेयरिंग के समय इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट रहेगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell, जो हो सकती है p, d या f। तो pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each that is singly occupied. तो कहने का मतलब है कि अगर हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल होंगी कि सारी ऑर्बिटल्स को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जब सारी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी और पेयरिंग भी इस तरह से होगी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट हो। इस पॉइंट को मैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहूंगी। हम बात कर लेते हैं डी सबशेल के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो मैं यहाँ पर डी सबशेल की 5 ऑर्बिटल्स लिख दे रही हूँ। अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते समय पहले इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि हर एक ऑर्बिटल, सारी पांचों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने और इन पांचों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पैरेलल है। अब इसके बाद जो 6th इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट हुई और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट हुई। तो हमने देखा डी सबशेल के केस में पेयरिंग स्टार्ट विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। पी सबशेल के केस में हमने देखा था कि पेयरिंग स्टार्ट्स विद 4th इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम बात करें एफ सबशेल की, स्टूडेंट्स एफ सबशेल में होती है 7 ऑर्बिटल्स। तो 7 ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से होगी कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल्स में चला जाए, उसके बाद जो 8th इलेक्ट्रॉन आएगा वहां से पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हम लिख सकते हैं कि एफ सबशेल के केस में पेयरिंग स्टार्ट्स विद 8th इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 d ऑर्बिटल्स होती हैं और 7 f ऑर्बिटल्स होती हैं। तो p ऑर्बिटल के केस में पेयरिंग स्टार्ट होती है 4th इलेक्ट्रॉन की एंट्री से। इसी तरह से d ऑर्बिटल के केस में पेयरिंग स्टार्ट होती है 6th इलेक्ट्रॉन की एंट्री से और f ऑर्बिटल के केस में पेयरिंग स्टार्ट होती है 8th इलेक्ट्रॉन की एंट्री से। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं ड्यू टू देयर सिमेट्री. Students, thank you so much for watching this video. I hope each and every point is clear to you. Please subscribe my channel, like this video and share this video with your friends also. Don't forget to watch my next video. Thank you so much. Have a nice day.